हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया वो मैं आपको करा रहा हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसमें जो है हमने पढ़ा इवेपोरेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस आपकी पढ़ी, ठीक है। और इसमें जो है इवेपोरेशन के बारे में हमें पढ़ा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन हिंदी में कहते हैं। क्या होता है कंडेंसेशन? एक प्रोसेस है जिसमें व्हेन द वेपर्स गेट कूल देन दे चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है। वेपर्स जब भी होंगी वो लिक्विड में आएंगी, लेकिन कब आएंगी? कूलिंग करने पे, ठीक है। कूल करेंगे, अगर उन्हें ठंडा करेंगे तो ही वो इसमें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये हमें इसमें सोचना है। तो एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होता है ओपन सरफेस एरिया, यानी जितना ओपन सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आप इजीली देख सकते हैं। आप कप में चाय पीते हैं अपने डेली रूटीन में, बहुत सारे आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे अपने हेल्प बुक में जो कि इस तरह इसी के बेस पे होंगे, ठीक है। आप कप में चाय पीते हैं, कप की अपेक्षा अगर आप उसे प्लेट में डाल देते हैं देन इट विल बिकेम मोर कूलर इन ए रैपिड वे, ठीक है। तीव्रता से वो ठंडी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आप चाय ठंडी करते हैं, दूध ठंडा करते हैं, तो ये सरफेस एरिया के कारण होता है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इवेपोरेशन है वो क्या है? कूलिंग करती है। इवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग करती है, ठीक है। इट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कपड़े सुखाते हैं, ये सब हम जो साइंस है वो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से ही निकल करके आती है। तो आप इसको भी इमेजिन कर सकते हैं। आप रोज़ कपड़े सुखाते हैं, सर्दियों में जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं, जबकि गर्मियों में जो कपड़े हैं वो फास्ट वे से सूख जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है और सर्दियों में टेम्परेचर कम है। इट ऑल्सो इंक्रीज विद द वाइंड स्पीड। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। वाइंड स्पीड इंक्रीज होने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो वाइंड स्पीड इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ। सर्दियों में आपको क्या करना होता है? अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो बहुत बार आप क्या करते हैं? फ़ैन ऑन करके छोड़ देते हैं, कपड़ों को सुखा देते हैं रूम में और फ़ैन ऑन कर देते हैं, तो नाइट में वो सूख जाएंगे। ऑल नाइट जब फैन ऑन होगा तो उसका रीज़न क्या है? उससे उसकी स्पीड बढ़ गई, वाइंड की स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। एक पॉइंट और भी यहाँ पे हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कैन इफेक्ट बाय द ह्यूमिडिटी। क्या? ह्यूमिडिटी शायद आप जानते होंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी। तो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वायु में नमी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो इवेपोरेशन है वो क्या होगा? कम होगा। और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बरसात के टाइम पर एयर में ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे कपड़े इत्यादि नहीं सूखते हैं। इवन देन उस टाइम पे शरीर पे आए हुए स्वेटिंग, जो पसीना है वो भी बहुत आसानी से नहीं सूखता है। और उस टाइम पे जो है शरीर में एक तरह से अलग सी वो आ जाती है फीलिंग, और बॉडी से बदबू बनने लगती है। उसका रीज़न यही है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से बॉडी के ऊपर आई हुई स्वेटिंग नहीं सूख रही है। स्वेटिंग जब सूखती है यानी इवेपोरेशन जब होता है तो वो कूलिंग देता है, और इवेपोरेशन की रेट घट गई तो कूलिंग बंद हो गई। इसलिए हम जो है उस टाइम पे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि दिन में गर्मी पड़ी है और शाम को थोड़ी सी बरसात हो जाए, बरसात का मतलब जस्ट ड्रिजलिंग, जस्ट बूंदाबांदी हो जाए, तो बूंदाबांदी जैसे ही होती है तो उसके बाद का जो प्रॉब्लम वो होता है पोजीशन, वो काफ़ी डेंजरस होती है, बहुत ख़तरनाक सी होती है। उसमें एटमॉस्फेयर में एक उमस, एक घुटन सी बन जाती है। उसका रीज़न यही है कि इवेपोरेशन जो है वो
हो रहा है, पानी ज़मीन पे पड़ा, ज़मीन गर्म थी और उसके कारण इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन वो इवेपोरेशन, वो वेपर्स बन करके ऊपर नहीं जा रही हैं क्योंकि एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो इसके कारण काफ़ी सारी समस्याएं उसमें आती हैं। आगे ये पॉइंट आ गया, हाउ डू इवेपोरेशन कैन कॉज कूलिंग। तो गर्मी मतलब इवेपोरेशन के कारण जो है ठंडक कैसे महसूस होती है, इसको आप कैसे पहन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे आपके एग्जांपल हैं, लोकल एग्जांपल आप ले सकते हैं। इन समर वी कैन वियर कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये इवेपोरेशन जो स्वेट है उससे इंक्रीज होता है। स्वेट की इवेपोरेशन कॉटन क्लॉथ में ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो आसानी से उस स्वेट को एब्जर्व कर लेते हैं और उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो बॉडी है वो कूल हो जाती है। समर में, गर्मी में के दिनों में अर्दन पॉट, मिट्टी का मटका, मटका जो है वो पानी को ठंडा कर देता है। अब भाई क्यों ठंडा किया? मटके में ऐसी क्या चीज़ हो गई? तो मटके में ये हुआ कि मटके के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, उस पॉट के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं एंड फ्रॉम दीज पोर्स वाटर स्टार्ट कमिंग आउट। चलो आप इसे देख सकते हैं आसानी से, अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, शुरू हो गई हैं, तो इसमें आप जैसे ही आप कभी भी मटके को भरोगे तो मटके को भरने के बाद आप देखोगे कि उसका आउटर पोर्शन ऑटोमेटिक, अगर मटका सही है, नया है, तो ज़्यादा पुराना हो गया है, 3-4 साल का मटका हो गया है, तो उसमें इवेपोरेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, तब वो कूलिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मटका सही है और नया है तो इन दैट केस जो इवेपोरेशन है, जो उसका बाहर वाला पोर्शन है वो वेट रहता है, गीला गीला सा रहता है। और गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर पोर्स से जो पानी है वो बाहर आ रहा है और बाहर से वो पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेट हो रहा है तो बाहर का पोर्शन ठंडा हो रहा है और उसी के कारण मटके में रखा हुआ पानी भी कैसा हो गया? ठंडा हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मापने की यूनिट क्या क्या है। तो वो यूनिट है डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इनको आपस में क्या करना है? एक्सचेंज करना है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना बड़ा आसान है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। अब जितने डिग्री सेल्सियस को 15 को करना है तो +15 कर दो, 20 को करना है तो +20 कर दो, और अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको आपने को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें से 273 लेस कर दीजिए, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दें, और केल्विन में टेम्परेचर है उसको सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 लेस कर दें। बड़ा आसान। इसके बाद में एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रख के दिया, 300 केल्विन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस होगा? 300 - 273, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद एक जो पॉइंट आता है वो ये एक फार्मूला है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, C/5 = F-32/9। क्या है? C/5 = F-32/9। अब इससे हम आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को उसमें कन्वर्ट करना है। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो C की जगह पे आप इसे रख सकते हैं। C की जगह आपने क्या रख लिया? 37 रख लिया, /5 = F-32/9। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई F-32 से हुई, तो F में 5F और कितना? 160, और 37 में इंटू 9 333, ठीक है। इसके बाद आप जो है 5F = कितना हो गया? 333, ये इधर माइनस है और इधर जा कर के ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐड करने पे 493 डिवाइड बाई 5 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए, ये कन्वर्जन के ऊपर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए पॉइंट्स दे रहा हूँ और ये आपको घर से अपने से चेंज करने हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपको
जी ये कन्वर्ज करना है 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और 125 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से, और इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी आपको लिखनी है। नाउ थैंक्स अ लॉट। आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।